Okay, am I audible? There was electricity cut, so is it okay? Am I audible? Okay, sir. Okay. So Article 52 it says that there shall be a president of India. प्रेसिडेंट के बारे में अगर हम जानते हैं तो आर्टिकल 52 बताता है कि एक इंडिया में एक प्रेसिडेंट होना चाहिए. देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. आर्टिकल 53 it says or it declares the president as the executive head of the union. Article 53 declares president as the executive head of the union. मतलब इसका मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड. किसी भी काम को एग्जीक्यूट करने के लिए, किसी भी काम को एग्जीक्यूट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए वो जो भी होगा वो प्रेसिडेंट करेगा. तो प्रेसिडेंट इज द विटनेस. कोई भी काम प्रेसिडेंट ही करता है, प्रेसिडेंट के नाम पे ही होता है. तो आर्टिकल 53 डिक्लेयर्स प्रेसिडेंट एज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट. So all executive powers are vested, or power is vested into president only. तो जितने भी पावर हैं वो प्रेसिडेंट के पास होता है. ऑल एग्जीक्यूटिव पावर जो होता है वो प्रेसिडेंट के पास होता है. और प्रेसिडेंट इज हैविंग द ऑप्शन ऑफ, ये प्रेसिडेंट जो है ये पावर खुद से यूज कर सकता है, सेल्फ खुद से पावर यूज कर सकता है, या फिर किसी दूसरे से. उसके पास दो ऑप्शन है कि या तो वो खुद से पावर यूज करे या फिर कोई एक सबऑर्डिनेट अपॉइंट करे. एक सबऑर्डिनेट अपॉइंट करे तो ये सबऑर्डिनेट ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ये पावर यूज करेगा, एग्जीक्यूटिव पावर यूज करेगा. तो प्रेसिडेंट क्या करता है, कुछ एग्जीक्यूटिव पावर अपने सबऑर्डिनेट्स को दे देते हैं. प्रेसिडेंट का सबऑर्डिनेट कौन होता है, तो इनको जो हेल्प करते हैं दे आर द सबऑर्डिनेट ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है. तो एक तो हो गया प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर इज द सबऑर्डिनेट. गवर्नर, जो स्टेट में गवर्नर होते हैं, आज ही अभी जो है 6 स्टेट का गवर्नर प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया. 6 स्टेट के गवर्नर को चेंज किया गया, राइट. नए गवर्नर्स बैठाए गए आज. याद आपका, यू हैव टू रिमेंबर दैट 6 states governor. Okay, so prime minister is one executive, one subordinate. Governor can be one subordinate. Other members, other officers are also subordinate. Like जो डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दे आर ऑल्सो नोन एज सबऑर्डिनेट टू प्रेसिडेंट. कोई भी IAS, IPS ये जो होते हैं इनको अपॉइंट कौन करता है, इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है. इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है. इसलिए कोई भी स्टेट किसी IAS को डिसमिस नहीं कर सकता, जॉब से नहीं हटा सकता है. सस्पेंड करता है, IAS को सस्पेंड करता है, बट उसको जॉब से नहीं हटाते हैं. ठीक है. और इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, तो हटाने का भी जो प्रोसेस होगा वो प्रेसिडेंट ही हटा सकता है उसको. दैट इज द वे. तो ये IAS और IPS के पास भी जो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो कुछ डेलीगेटेड पावर उनको देते हैं. तो जो कलेक्टर होते हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उनको कुछ पावर प्रेसिडेंट के द्वारा डेलीगेट किया जाता है. उनको डेलीगेट सबऑर्डिनेट बोलते हैं या डेलीगेटेड पावर्स बोलते हैं. तो दे आर ऑल्सो सबऑर्डिनेट टू प्रेसिडेंट. ठीक है. तो आर्टिकल 53 टॉक्स says that there shall be 52 says that there shall be a president of India. Article 52 बोलता है कि there shall be a president of India. There shall be a president of India. और Article 53 declares that president as the executive head. Executive head. तो कोई किसी भी काम को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रेसिडेंट उसका हेड है, executive head of the union, and all executive powers are vested into the president.
तो प्रेसिडेंट उस एग्जीक्यूटिव पावर को या तो सेल्फ यूज करे या किसी सबऑर्डिनेट के थ्रू यूज करे, और उसके सबऑर्डिनेट बहुत सारे हैं, प्रेसिडेंट के सबऑर्डिनेट बहुत सारे हैं। प्रेसिडेंट जितने लोगों को अपॉइंट करता है ना, दे ऑल आर द सबऑर्डिनेट टू प्रेसिडेंट। वो अपॉइंट इसलिए करता है कि ताकि उनके बिहाफ में, प्रेसिडेंट के बिहाफ में वो काम करें, वो वर्क करें एंड रिपोर्ट करें प्रेसिडेंट को, राइट। सो आर्टिकल 53 it talks about power of the president, whether to use the power self or to use the power by or through a subordinate, और ये सबऑर्डिनेट जो होगा ये क्या होगा, प्रेसिडेंट के नीचे रहेगा। सबऑर्डिनेट जो होगा वो प्रेसिडेंट के नीचे रहेगा। बट अगर हम सिर्फ आर्टिकल 53 को इस तरह से पढ़ेंगे तो वो कंप्लीट पिक्चर नहीं देगा, ये ना। अगर हम प्रेसिडेंट के पावर के बारे में सोचते हैं कि यहां पर लगता है कि प्रेसिडेंट इज इंडिपेंडेंट, है ना। आर्टिकल 53 में 53 पढ़ के लगता है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है, एंड प्रेसिडेंट या तो खुद यूज करता है या फिर किसी को अपॉइंट करता है पावर को यूज करने के लिए, राइट। तो सिर्फ आर्टिकल 53 पढ़ के हम कंप्लीट मीनिंग नहीं निकाल सकते हैं प्रेसिडेंट का कंप्लीट मीनिंग नहीं निकाल सकते हैं। और अगर हम सिर्फ आर्टिकल 53 आइसोलेशन में पढ़ें, इसका मतलब कि सिर्फ आर्टिकल 53 को ही पढ़ें, तो इसका हाफ या मिसलीडिंग पिक्चर सामने हमारे आएगा, है ना। कि प्रेसिडेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो हम गलत इंटरप्रेट कर पाएंगे, सही इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। तो आर्टिकल 53 को सही इंटरप्रेट करने के लिए आर्टिकल 53 must be read along with article 74 of Indian Constitution, article 74 of Indian Constitution, ठीक है। तो 53 प्रेसिडेंट के पावर को बोलता है कि प्रेसिडेंट हैज ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड इनटू द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट कैन यूज दैट दोज पावर्स either self or by or through a subordinate, okay। and article 74, article 74 ये बोलता है कि there shall be a council of minister, there shall be a council of ministers to aid and advise the president of India. There shall be a council of ministers to aid and advise the president of India. और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है ना, इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड जो होता है वो होता है पीएम। प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो आर्टिकल 74 अब हम अगर पढ़ें, आर्टिकल 53 बोलता है, आर्टिकल 53 सेज दैट all executive powers are vested into president, and article 74 says that there shall be a council of ministers to aid and advise the president, it makes compulsory। एक्चुअली क्या है, इसके पीछे का एक कहानी है, मैं एक कहानी बताता हूं, आपको याद होगा कि जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी की जब सरकार थी, इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी, तो उनका रूल करने का जो तरीका था वो बहुत ही ऑटोक्रेटिक था, है ना। ऑटोक्रेटिक तरीका, मतलब उनका अपना तरीका था रूल करने का, कोई रूल ऑफ लॉ से वो रूल नहीं करती नहीं थी, ऑटोक्रेटिक तरीके से रूल करती थी। तो उनको ये लगा कि जब वो पीएम थी तो उनको ये लगा कि प्रेसिडेंट के पास तो पावर है, अगर हम कोई भी काम करें, प्रेसिडेंट उसको क्या करता था, स्ट्रक कर देगा, तो दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम। तो उन्होंने क्या किया, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड, आर्टिकल 74 को अमेंड किया। सो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ठीक है। तो 1976 में थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आर्टिकल 74 को
इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने अमेंड किया, ठीक है, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने उसको अमेंड किया और उसने ऐड किया इसमें 74 में ऐड किया गया कि प्रेसिडेंट जो होगा, दिस प्रेसिडेंट विल ऑलवेज act on aid and advice of council of ministers. Always act on aid and advice of council of ministers. देखो ये ऑलवेज अगर यहां पर लग गया, पहले तो था प्रेसिडेंट देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, बट बाद में अगर ये ऑलवेज लग गया तो इसका मतलब प्रेसिडेंट का जितना भी पावर है वो अब पावर प्रेसिडेंट के पास रहा नहीं, वो सारे पावर कहां आ गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। इसका मतलब ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी बात कहेगा, जो भी कुछ करने के लिए कहेगा, प्रेसिडेंट वही करेगा, प्रेसिडेंट वही करेगा। तो इस अमेंडमेंट एक्ट में ये जो पॉइंट ऐड किए गए थे, इसके ऊपर बहुत सारे क्रिटिसिज्म थे, बहुत सारे क्रिटिक्स थे, बहुत सारे ने बोला कि नहीं, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग एंड दिस इज गोइंग टू इन वेरी ऑटोक्रेटिक वे। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने ये भी कहा कि प्रेसिडेंट का जो पावर है उसको खत्म कर दिया गया, मिनिमाइज कर दिया गया, और प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1976 में, उसके बाद प्रेसिडेंट हैज बिकम मेयर अ रबर स्टैम्प, अब सिर्फ वो मुहर लगाएगा, बाद बाकी डिसीजन जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही डिसीजन लेंगे, सारे डिसीजन लेने का पावर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है। ये प्रेसिडेंट का काम है सिर्फ रबर स्टैंप लगा देना, बस, दैट इज हिज वर्क। So this 42nd Constitutional Amendment Act, this actually damaged the democracy or democratic form of government, क्योंकि चेक एंड बैलेंस जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल का फीचर है और ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। चेक एंड बैलेंस ये है कि अगर एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट कुछ आर्बिट्ररी एक्शन लेती है तो प्रेसिडेंट उसको रोकेगा कि नहीं, स्टॉप, यू कैन नॉट डू दिस एक्टिविटी और यू कैन नॉट डू दिस एक्शंस, दिस इज नॉट गोइंग इन अ डेमोक्रेटिक वे। या फिर अगर प्रेसिडेंट कुछ करता है तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकती है या रोक सकती है ना। तो ये इस प्रोसेस को बोलते हैं चेक्स एंड बैलेंस। बट आर्टिकल 74 को जब अमेंड किया गया और उसमें ये लिखा गया कि प्रेसिडेंट विल ऑलवेज एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इट मींस प्रेसिडेंट का जो भी पावर था वो हटा दिया गया, वो अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास आ गया। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो बोलेगा दैट इज द फाइनल थिंग एंड प्रेसिडेंट विल एक्ट अपॉन दैट। कुछ लोगों का ये व्यू था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म जो गवर्नमेंट होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट इज जस्ट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट जो होता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, जिसके नाम पे सब कुछ होता है बट इसको पावर होता नहीं है। तो पार्लियामेंट में जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म में जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, इसलिए प्रेसिडेंट हैज नो पावर। तो बहुत सारे जो एक्सपर्ट थे, ये जो चेंज किया गया, इस चेंजेस को बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने एक्सेप्ट भी किया और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने उसको रिजेक्ट भी किया, ठीक है, बहुत सारे रिजेक्ट भी किए हैं। तो दिस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, दिस ब्रॉट बोथ क्रिटिसिज्म एज वेल एज एक्सेप्टेंस।
This brought both criticism as well as acceptance. ओके, तो अब हम आर्टिकल 53 को 74 के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आर्टिकल 53 को 74 के साथ पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 53 डिक्लेयर्स प्रेसिडेंट एज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन एंड प्रेसिडेंट विल ऑलवेज एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब समझ में आया कि प्रेसिडेंट का पावर एक्चुअली में प्रेसिडेंट का पावर नहीं है, प्रेसिडेंट इज अ मेयर रबर स्टाम्प एंड ऑल पावर्स आर एक्सरसाइज्ड बाय द Council of Ministers. So this amendment was made in order to bring down the powers of the president, only to bring down the powers of the president, so that the government, Indira Gandhi government, whatever she wanted to do, she will do it, and president will not have any authority to question it, and will not have any power to stop any of the action of the government, है ना। तो उन्होंने उसको रोक दिया। बाद में क्या हुआ इस चीज को, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट को, इसके बाद जब इमरजेंसी खत्म हुआ तो उसके बाद जनता दल की गवर्नमेंट आई। जनता दल गवर्नमेंट हेडेड बाय मोरारजी देसाई। जनता दल गवर्नमेंट हेडेड बाय मोरारजी देसाई। ठीक है, अभी इस जनता दल की गवर्नमेंट ने एक नया अमेंडमेंट एक्ट लाया, दैट इज 44th अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट, और ये 1978 में आया। ठीक है, इसमें यह कहा गया कि प्रेसिडेंट, मतलब पहले जो कहा कि वट एवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल से, प्रेसिडेंट विल ओबे दैट ऑलवेज। So when Janata Party government came to power, they brought 44th Constitutional Amendment Act in the year 1978, and यहां पर क्या किया, प्रेसिडेंट को एक ऑप्शन दे दिया, कि प्रेसिडेंट को एक पावर दिया, कि थोड़ा सा पावर दिया, ज्यादा पावर नहीं दिया, थोड़ा सा पावर दिया कि प्रेसिडेंट के पास जो भी प्रोविजंस आएंगे, प्रेसिडेंट कैन रिटर्न। अगर कोई प्रपोजल आया प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट उस प्रपोजल को एक बार रिटर्न कर सकता है, गवर्नमेंट को या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एक बार रिटर्न करेगा, कैन रिटर्न बैक जो भी एडवाइस अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देता है, जो भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को देता है, प्रेसिडेंट उस एडवाइस को एक बार रिटर्न बैक करेगा फॉर रिकंसिडरेशन। मतलब फिर से एक बार सोचने के लिए, रिकंसिडरेशन करने के लिए। प्रेसिडेंट के पास थोड़ा सा पावर है, पहले तो था कि नहीं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेगा प्रेसिडेंट वही करेगा, है ना। अब 1978 में यह कहा गया कि नहीं, प्रेसिडेंट के पास जो भी प्रपोजल आएगा या जो भी एडवाइस आएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट के पास ऐसा एक पावर होगा कि प्रेसिडेंट उसको एक बार रिटर्न कर सकता है, वंस, सिर्फ एक बार रिटर्न कर सकता है। और अगर फिर से इस जो एडवाइस दिया गया वो एडवाइस फिर से वापस आ गया, सेम एडवाइस अगर फिर से प्रेसिडेंट के पास आ गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने सेम एडवाइस को फिर से भेज दिया, अगर भेज दिया प्रेसिडेंट के पास, देन यहां पर इन दिस केस प्रेसिडेंट हैज टू ओबे, प्रेसिडेंट को यह मानना पड़ेगा। एंड प्रेसिडेंट इन दिस केस
president is bound to act. President is bound to act. In this case, president is bound to act. तो ये 44th अमेंडमेंट एक्ट से प्रेसिडेंट को दो चीजें दी गई है ना. नाउ पहला चीज है कि डिले करने का, थोड़ा डिले करने का पावर दिया गया, तो उसको बोलते हैं राइट टू डिले. प्रेसिडेंट के पास ये पावर है राइट टू डिले. ये 44th अमेंडमेंट एक्ट से प्रेसिडेंट को ये पावर दिया गया. सेकेंड पावर प्रेसिडेंट को दिया गया कि प्रेसिडेंट जो भी एडवाइस प्रेसिडेंट के पास आएगा, जो भी एडवाइस प्रेसिडेंट के पास आएगा, प्रेसिडेंट कैन कन्वे दोज एडवाइस, जो एडवाइस प्रेसिडेंट के पास आया है, प्रेसिडेंट उस एडवाइस को लोगों तक, कैन कन्वे दोज एडवाइस टू पीपल. प्रेसिडेंट कैन कन्वे दोज एडवाइस टू पीपल. लोगों को वो एडवाइस के बारे में बता सकता है थ्रू मीडिया. थ्रू मीडिया. ये दो पावर दिया गया प्रेसिडेंट को थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1978 से. पहले प्रेसिडेंट को पूरा पावर ले लिया गया था, मेयर रबर स्टाम्प बना दिया गया. बाद में फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट में जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई तो फिर से थोड़ा सा पावर दिया गया. सारा पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने पास ही रखा है ना. थोड़ा सा पावर दे दिया कि यस, जो भी एडवाइस दिया जाएगा प्रेसिडेंट कैन रिटर्न इट वंस, एंड इफ द सेम एडवाइस गोज बैक टू प्रेसिडेंट अगेन, प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट अपॉन. प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट अपॉन. एंड second point is president can convey those advice to people through media directly. president convey कर सकता था. ये दो दिया गया. एक्चुअल में क्या है, ये पावर टू रिटर्न जो है, रिटर्न बैक, ये क्या है, जस्ट टू शो इट. ये शो पीस है, ये शो पीस है. इसका मतलब देयर इज नो पावर. क्या मतलब होता है, एक बार रिटर्न किया फिर वापस से वही आ गया, और फिर अब यहां पर इज बाउंड टू कन्वे या ओबे या फिर बाउंड टू एक्ट अपॉन. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रिटर्न बैक वंस? मतलब क्या हुआ? दिस इज नो पावर एट ऑल. रिटर्न बैक फॉर वंस फॉर रिकंसिडरेशन, दिस प्राइमा फेसी appears that there is no power with the president. बट इसलिए इसको एक तरह से इंपॉर्टेंट माना जाता है कि ठीक है, प्रेसिडेंट इमीडिएटली नहीं लेगा, लेकिन थोड़ा डिले कर सकता है, थोड़ा डिले डिसीजन कर सकता है. और उस दौरान क्या करेगा प्रेसिडेंट? लोगों तक बातों को पहुंचा देगा कि गवर्नमेंट वांट्स टू टेक दीज स्टेप्स, दीज ऑल स्टेप्स. अगर लोगों को लगेगा अच्छा तो लोग एक्सेप्ट करेंगे, नहीं लगेगा अच्छा तो लोग क्या करेंगे, फिर प्रोटेस्ट करेंगे. तो यहां पर प्रेसिडेंट को राइट टू डिसाइड नहीं है, नो राइट टू डिसाइड. मतलब इस केस में प्रेसिडेंट के पास जब रिटर्न होता है तो प्रेसिडेंट के पास जो है नो पावर एंड नो राइट टू डिसाइड. नो पावर एंड नो राइट टू डिसाइड. तो ये जो पावर, ये राइट टू डिसाइड, ये पावर जो होना चाहिए था प्रेसिडेंट के पास, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होना चाहिए था. बट लाइक इंडिया जैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पर बहुत सारे मीडिया का बहुत प्रेजेंस है, इफेक्टिव प्रेजेंस है मीडिया का, ये होना चाहिए. डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा होता है, बट इंडिया में उस प्रोसेस को हटा दिया गया, वो पावर दिए नहीं गए इंडिया में. ठीक है, वो पावर इंडिया में दिए नहीं गए. तो इफेक्टिव, जहां पर मीडिया का इफेक्टिव प्रेजेंस होता है वहां पर प्रेसिडेंट के पास वो पावर होना चाहिए. दैट पावर हैज बीन टेकन अवे फ्रॉम द प्रेसिडेंट. और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट के बीच में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं ना.
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक पार्टी का होगा, सपोज बीजेपी का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, बीजेपी की गवर्नमेंट है तो काउंसिल ऑफ बीजेपी मिनिस्टर बीजेपी का हो सकता है। बट ये जो प्रेसिडेंट होगा ये न्यूट्रल होता है, प्रेसिडेंट न्यूट्रल होता है, इसको किसी पार्टी से लेना देना नहीं होता है। ही इज हेड ऑफ द स्टेट, भले वो पॉलिटिकल लीडर हो, वो पॉलिटिकल लीडर हो। और इनके इसलिए इनके जो सिलेक्शन का प्रोसेस जो होता है, हमें भी पढ़ेंगे कैसे इलेक्ट किया जाता है, तो इनका सिलेक्शन और इलेक्शन का प्रोसेस जो होता है दैट इज वेरी मच न्यूट्रल, दैट प्रोसेस इज वेरी मच न्यूट्रल and no interference of any parties is being shown in here, no interference of any parties. So president's interference is very much neutral and hence president का जो व्यू होता है वो अलग हो सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के व्यू से। तो डिफरेंसेस हो सकते हैं दोनों के आइडियाज में, इन दोनों के आइडियाज में डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के पास तो कोई पावर ही नहीं है। प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करता है, प्रेसिडेंट के पावर को ओवररूल कर देता है। प्रेसिडेंट कुछ करता भी है, कोई पावर कुछ बोलता भी है, उसको ओवररूल कर देते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास जो पावर होता है ना। आर्टिकल 78, थोड़ा हम आगे मूव करते हैं। आर्टिकल 78, आर्टिकल 78 this establishes the channel of communication between the office of president and the prime minister। देखो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन आर्टिकल 78 ये बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर्स ड्यूटी इज टू इन्फॉर्म प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर का ये ड्यूटी है कि प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करे। दिस इज द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू इन्फॉर्म प्रेसिडेंट ऑन ऑल हैपनिंग्स। कुछ भी चल रहा है देश में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, या फिर प्राइम मिनिस्टर क्या स्टेप ले रहा है, उस सभी चीजों के बारे में प्रेसिडेंट को अवेयर कराना ये प्राइम मिनिस्टर का काम है। आर्टिकल 78 टॉक्स अबाउट दैट। So under this article 78, prime minister is duty bound to provide the information or to update or inform about everything, to update and inform about all affairs of government, गवर्नमेंट के सारे अफेयर्स के बारे में, या एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के सारे अफेयर्स के बारे में प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट को बताएगा। या फिर अगर कोई प्रोपोज्ड लेजिस्लेशन है, प्राइम मिनिस्टर के पास या पार्लियामेंट के पास कोई प्रोपोज्ड लेजिस्लेशन है, कोई प्रोपोज्ड लेजिस्लेशन है, तो प्राइम मिनिस्टर विल इन्फॉर्म अबाउट दोज प्रोपोज्ड लेजिस्लेशन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 78 gives the power to president to know, that is right to know। article 78 gives power to president, that power to the power to right to know। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि जो भी कुछ हो उसको इन्फॉर्म किया जाए अंडर आर्टिकल 78। तो उनके पास देखो डिसाइड करने का अथॉरिटी नहीं है, आर्टिकल 74 से उनके डिसीजन का अथॉरिटी ले लिया गया है, बट 78 से उनको जानने का अधिकार है कि वो जान सकते हैं कि उनके पास क्या पावर्स हैं, क्या हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में, डे टू डे एक्टिविटीज क्या हो रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, अगर कोई नया प्रपोजल्स हो, नया स्कीम्स हो, नए किसी तरह का लेजिस्लेशन फॉर्मुलेट होना हो, तो सभी के बारे में प्रेसिडेंट को ये पावर है जानकारी लेने का। तो जो नेहरू थे ना, जेएल नेहरू और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जेएल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीच में बहुत ही कॉर्डियल रिलेशन था, बहुत ही कॉर्डियल रिलेशन था।
and they were enjoying very healthy relations, very healthy relations. बट ये हेल्थी रिलेशंस क्या हुआ, अभी जेएल नेहरू के जाने के बाद कौन आया, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी बनी, है ना। तो जब जेएल नेहरू के बाद जाने के बाद कुछ दिन चंद्रशेखर आजाद थे, फिर इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी। तो इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इंदिरा गांधी की जो थिंकिंग थी, इंदिरा गांधी शी वाज ऑटोक्रेटिक, इंदिरा गांधी ऑटोक्रेटिक थी, इनकी जो थिंकिंग थी वो ऑटोक्रेटिक थी। तो ये क्या करती थी, प्रेसिडेंट को सोचती थी नॉट एन इंपॉर्टेंट पर्सन, प्रेसिडेंट, द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट एन इंपॉर्टेंट पर्सन। तो प्रेसिडेंट को क्या करती थी, प्रेसिडेंट इज अ सेकेंड हैंड सिटीजन, प्रेसिडेंट इज अ सेकेंड हैंड सिटीजन। इंदिरा गांधी ये कंसीडर करती थी कि प्रेसिडेंट इज अ सेकेंड हैंड सिटीजन एंड डज नॉट हैव those that much of respect. प्रेसिडेंट उनके पास जो है, इंदिरा गांधी के पास प्रेसिडेंट के लिए रिस्पेक्ट नहीं था। ज्ञानी जेल सिंह उनके समय में ये थे। तो जब इमरजेंसी लगाना हुआ ना, तो इंदिरा गांधी ने एक फोन की। উনি তো ভেটো প্রয়োগ করেছিলেন না ফার্স্ট। हाँ हाँ, উনি তো একটা ভেটো প্রয়োগ করেছিলেন না ফার্স্ট 1986 সালে। কি প্রয়োগ? পোস্টাল বিলের ক্ষেত্রে পকেট ভেটো একটা প্রয়োগ করেছিলেন না উনি? না পকেট ভিটো, আচ্ছা ওটা পাওয়ার 1986 সালে না, ওটা আলাদা পাওয়ার্স, ওটা আমি বলছি না। পকেট ভিটো পাওয়ার ইজ স্টিল উইথ দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া। ওটা আসবে, আমরা ডিসকাস করব, এখন আমাদের ডিসকাশন পুরো হয়নি, আমরা আগে থেকে নিচ্ছি। একটু যতটি পাওয়ার আছে প্রেসিডেন্টের কাছে, যতটি পাওয়ার আছে অল্প অল্প করে আমরা ডিসকাস করব ওটা, राइट। सो प्रेसिडेंट, इंदिरा गांधी प्रेसिडेंट को जो समझती थी वो सेकेंड हैंड सिटीजन समझती थी, और उनके पास, इंदिरा गांधी के पास प्रेसिडेंट के प्रति कोई, प्रेसिडेंट को लेकर के उनका कोई सम्मान नहीं था, उनका कोई अच्छा, मतलब वो समझती थी कि वो डाउनग्रेडेड सिटीजन हैं, एंड आई एम द ग्रेट, प्राइम मिनिस्टर्स पोस्ट इज ग्रेट। तो इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट को कभी अपडेट ही नहीं किया। 78 में जो बोला जाता है कि प्रेसिडेंट को अपडेट करो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन या प्रपोज लेजिस्लेशन के बारे में, या गवर्नमेंट का जो भी हैपनिंग्स हो रही है उसके बारे में, इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट को कभी अपडेट नहीं किया, नेवर अपडेटेड। नेवर अपडेटेड द प्रेसिडेंट। सो ये जो टाइम कहा जाता है, ये वर्स्ट टाइम कहा जाता है। अभी हुआ क्या था, ज्ञानी जेल सिंह, अभी ये भी कहा जाता है, बहुत सारे स्टोरीज ये भी हैं कि ज्ञानी जेल सिंह को जब फोन आया इमरजेंसी इंप्लीमेंट करने के लिए कि हाँ अब इमरजेंसी लगाना है, आप इमरजेंसी अनाउंस कर दीजिए, ठीक है। तो ज्ञानी जेल सिंह ने क्वेश्चन भी नहीं किया, ठीक है, विदाउट क्वेश्चनिंग एनीथिंग। और ऐसा कहा जाता है कि उस समय ज्ञानी जेल सिंह जो है वो स्नान कर रहे थे, नहा रहे थे, he was taking bath. So Gyani Jail Singh was taking bath, and from inside the bathroom only he announced that there is emergency imposed in the country. ठीक है, that was the influence of Indira Gandhi on president also. That was the influence, that autocratic influence हम कह सकते हैं उसको। ज्ञानी जेल सिंह, अर्लियर क्या हुआ, ज्ञानी जेल सिंह की इम्पीचमेंट की बात चल रही थी इंदिरा गांधी के समय में। इंदिरा गांधी के समय में जो ज्ञानी जेल सिंह को अपडेट नहीं कर रहे थे, ज्ञानी जेल सिंह की इंदिरा गांधी ने इम्पीचमेंट की बात कर रही थी, ठीक है, इम्पीचमेंट की बात। फॉर द फर्स्ट टाइम किसी प्रेसिडेंट को इंडिया में इम्पीचमेंट करने की बात चल रही थी, फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। दो अभी तक कोई इम्पीचमेंट हुआ नहीं है इंडिया में, कोई प्रेसिडेंट को अभी इम्पीच नहीं किया गया, बट इम्पीचमेंट की बात चल रही थी। उसके बाद जो गवर्नमेंट आया वो राजीव गांधी के भी समय में उतना कोर्डियल रिलेशंस नहीं था, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में कोर्डियल रिलेशन नहीं था। राजीव गांधी ज्ञानी जेल सिंह को इम्पीच करना चाहते थे, राजीव गांधी भी इम्पीच करना चाहते थे, because there was no cordial relationship between them.
फिर नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आई, पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आई, और उस समय नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर थे, उसमें शंकर दयाल शर्मा he was the president of India. Narasimha Rao PM and Shankar Dayal Sharma was president. No communication. कोई कम्युनिकेशन ही नहीं था, इन दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं था। उसके बाद के आर नारायणन, ये जब प्रेसिडेंट बने, इनके कार्यकाल में बहुत सारे पीएम के साथ काम करना पड़ा इनको, बहुत सारे पीएम के साथ उन्होंने काम किया। और ये के आर नारायणन जब प्रेसिडेंट बने, उसमें प्रेसिडेंट या फिर पीएम का बहुत चेंज भी हुआ, कोalition गवर्नमेंट चल रही थी, बहुत चेंज हुआ। तो इनके साथ भी वही था, मेनी ऑफ द पीएम्स के साथ जितने भी इन्होंने काम किए, कोर्ट रिलेशंस उतना अच्छा नहीं था। जब एपीजे अब्दुल कलाम आए, कलाम के साथ जो वाजपेयी गवर्नमेंट थी, कलाम के साथ वाजपेयी गवर्नमेंट का रिलेशन बहुत ही अच्छा था। ये वाजपेयी गवर्नमेंट कलाम को हर, एपीजे अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट जो थे, उनको हर बारे में इन्फॉर्म करते रहते थे, बिकॉज आर्टिकल 78 ये बोलता था, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, प्रेसिडेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि टू नो अबाउट ऑल अफेयर्स। देन केम कलाम के बाद कौन बना था प्रेसिडेंट? बोलो, द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रतिभा पाटिल। यस, प्रतिभा पाटिल ये बनी थी। इनका भी रिलेशन जो था अपने, सर बोललाम तो प्रतिभा पाटिल। हाँ, प्रतिभा पाटिल। हेलो, यस आई गॉट इट। तो प्रतिभा पाटिल का भी जो रिलेशन था, जो उस समय मनमोहन सिंह की जो सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार प्रतिभा पाटिल को हर बारे में इन्फॉर्म करते रहते थे। प्रतिभा पाटिल के बाद प्रणब मुखर्जी आए, राइट। प्रणब मुखर्जी को भी सारी चीजों के बारे में इन्फॉर्म किया गया, ठीक है। तो प्रणब मुखर्जी स्टिल, अभी मोदी गवर्नमेंट तक प्रणब मुखर्जी जो थे, प्रणब मुखर्जी का भी रिलेशन मोदी गवर्नमेंट से हो या फिर मनमोहन सिंह सरकार से हो, उनका रिलेशन अच्छा था, ठीक है। तो उन्होंने अच्छे से कम्युनिकेट किया। अभी का जो सिचुएशन है, अभी कम्युनिकेशन है, बट अभी मेजोरिटी जो पावर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही एंजॉय करती है। प्रेसिडेंट का जो थोड़ा मोड़ा भी पावर है ना, कि रिटर्न बैक एवरीथिंग, प्रेसिडेंट वो एक्सरसाइज ही नहीं करता है। अभी सिचुएशन अलग है, ठीक है। डोमिनेंट गवर्नमेंट है, इसलिए सिचुएशन अलग है। तो ये जो आर्टिकल 78 बोलता है कि आर्टिकल 78 इट सेज दैट देयर शैल बी, और प्रेसिडेंट हैज द राइट टू नो अबाउट ऑल अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। प्रेसिडेंट हैज द राइट, यस, प्रेसिडेंट हैज द राइट, and president is very much dependent on the PM to know about everything, all affairs of the, देखो प्रेसिडेंट जो है, अगर कोई बाहर से दूसरे कंट्री से डिग्निटरीज इंडिया में आते हैं, या कोई विजिट करने आता है, या दूसरे कंट्री से, सपोज इंडिया में जापान का प्राइम मिनिस्टर आ गया, ओके, जापान का प्राइम मिनिस्टर इंडिया में आ गया, या अमेरिका का राष्ट्रपति इंडिया में आ गया, जो बिडेन अमेरिका का राष्ट्रपति है, वो इंडिया में आए। अब इंडिया में आके क्या वो प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट तो मिलेंगे ना, प्रेसिडेंट से पूछेंगे अब बताओ क्या हो रहा है आपके देश में, कैसा चल रहा है आपका देश। तो प्रेसिडेंट बोला मुझे नहीं मालूम, आप प्राइम मिनिस्टर से पूछो, मुझे इन सब चीजों के बारे में नहीं पता। ऐसा बोल सकता है कि नहीं बोलेगा। प्रेसिडेंट विल हैव टू इन्फॉर्म अबाउट एवरीथिंग टू, उनको भी, दूसरे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को इसलिए सारे अफेयर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमारे देश में जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज हो रहे हैं, या कोई भी
लेजिस्लेशंस रेगुलेशंस पास किए जा रहे हैं, उसके बारे में प्रेसिडेंट को जानकारी होनी चाहिए, सो दैट प्रेसिडेंट कैन कन्वे दोज इंफॉर्मेशंस टू अदर पर्संस, other dignitaries coming from other countries. President can inform them whenever asked or whenever not being asked also. तो जब एक बार हुआ ये कि एपीजे अब्दुल कलाम जब यूनाइटेड नेशन में गए और उनको स्पीच देने के लिए खड़ा किया गया, उन्होंने बहुत ही अच्छा स्पीच दिया था. यू मस्ट लिसन दोज स्पीच. वो स्पीच जो है यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, आपको सुननी चाहिए वो स्पीच. एक बार सुन के देखिएगा. उन्होंने फिलोसॉफिकली बहुत सारी बातें कही थी, बहुत सारी बातें कही थी फिलोसॉफिकली. तो यू शुड नो दैट. सो दिस इज आर्टिकल 78. तो आर्टिकल 52, 53, 54 Article 52, there shall be a president of India. Article 53 declares powers of the president, but Article 53 is read along with Article 74, and Article 74 says that president will always act on aid and advice of Council of Ministers, or Council of Ministers has the right, means under Article 78 में Council of Ministers will inform the president about all happenings, about all affairs to the president. Inform the president. Council of Ministers, that is Prime Minister, will inform about all happenings, all affairs of the government, administration, proposed legislation, सब चीज के बारे में प्रेसिडेंट को बताए. ये आर्टिकल 78 है. यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ठीक है. नाउ यस. ओके, गुड. नाउ अब हम जाएंगे डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट का कुछ पावर होता है. बिफोर गोइंग टू द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, हम पहले देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होते हैं. प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे किया. तो नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. सो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए, म्यूट फ्रॉम योर साइड प्लीज. प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए, प्रेसिडेंट जब भी क्या है, प्राइम मिनिस्टर्स को हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, हम वोट करते हैं, जनरल इलेक्शन होता है ना. व्हेनेवर देयर इज जनरल इलेक्शन, पार्लियामेंट्री इलेक्शन जब होते हैं, वी वोट एंड इलेक्ट द लेजिस्लेचर्स. हम पार्लियामेंट्रियंस को चुनते हैं, डायरेक्टली हम जाके वोट करते हैं, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से जीत कर आता है वो पार्लियामेंट में चला जाता है, और उसी में से जो लीडर होता है उनका वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है. राइट. बट प्रेसिडेंट को हम डायरेक्टली कभी इलेक्ट नहीं करते हैं. प्रेसिडेंट को हम डायरेक्ट इलेक्ट कभी करते ही नहीं है. तो फिर प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे करते हैं? तो प्रेसिडेंट को हम इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं. तो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है. इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है. प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, और इस इलेक्टोरल कॉलेज में जो मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं. तो कौन कौन से मेंबर्स होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में? मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? पहला मेंबर जो होता है इलेक्टोरल कॉलेज में, जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा प्लस राज्यसभा. देखो, इलेक्टेड बोला, इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड नहीं. यू शुड नो और यू मस्ट नो दैट राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं. 12 मेंबर्स जो होते हैं ये नॉमिनेटेड होते हैं, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं. लोकसभा में 2 मेंबर्स होते थे,
लोकसभा में दो लोगों को, दो एंग्लो इंडियंस को, टू एंग्लो इंडियंस आर बीइंग नॉमिनेटेड इनटू लोकसभा। बट ये जो है ये 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये इसको हटा दिया गया कि अब लोकसभा में एंग्लो इंडियंस का कोई रिप्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है, एंड नो एंग्लो इंडियंस विल बी नॉमिनेटेड इनटू लोकसभा। राज्यसभा में है, राज्यसभा में इन 12 लोगों को अलग अलग फील्ड से, जिनको अलग अलग फील्ड में महारत हासिल है, या फिर दे आर इंटेलिजेंट, दे आर ब्रिलियंट इन डिफरेंट फील्ड्स लाइक कल्चर, है ना, कल्चर हो गया, लिटरेचर हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, तो इन सब फील्ड में जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनको इसमें राज्यसभा में 12 लोगों को, 12 लोगों को नॉमिनेट करती है, प्रेसिडेंट करते हैं नॉमिनेट उनको, राइट, प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करते हैं। तो अभी ये प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करेंगे और ये नॉमिनेटेड मेंबर्स फिर वापस से प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करेंगे, इसीलिए नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं है वहां पर। प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज है वहां पर नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं है, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। सेकंड, फर्स्ट तो हो गया कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सेकंड हो गया कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज स्टेट में होते हैं, जिसको हम विधानसभा बोलते हैं ना, विधानसभा। अब स्टेट में कोई एक स्टेट है, यूपी, सपोज यूपी, तो यूपी में क्या है, एक है लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अदर इज लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर होते हैं इनको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करवाया जाता है, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं इनको पार्टिसिपेट करवाया जाता है, और इन हिंदी और इन बांग्ला वी कॉल इट विधानसभा, विधानसभा बोलते हैं उसको, और अदर लैंग्वेज में विधानसभा बोलते हैं, इसको विधान परिषद बोलते हैं, विधान परिषद बोलते हैं। तो विधान परिषद के लोग या जो मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट्स के इलेक्टोरल कॉलेज में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, अभी क्या है, स्टेट में भी कुछ लोगों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया जाता है, जो गवर्नर करता है। स्टेट में भी गवर्नर कुछ लोगों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट करता है। हम लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी को ले ही नहीं रहे, लेजिस्लेटिव काउंसिल के सारे मेंबर्स आर आउट, दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, वो इलेक्टोरल कॉलेज में वो है ही नहीं। तो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, दैट इज पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो जितने भी स्टेट हैं सारे स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो इस इलेक्टोरल कॉलेज में है और वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और थर्ड, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी या पुडुचेरी, तो दिल्ली और पुडुचेरी के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं इनके लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हैं, तो जो दिल्ली फेमस है भाई अरविंद केजरीवाल, तो इलेक्टेड मेंबर है ना, तो जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबलीज में होंगे और पुडुचेरी के लेजिस्लेटिव असेंबलीज में होंगे, वो लोग इलेक्टोरल कॉलेज में पार्टिसिपेट करेंगे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। सो दिस 3 कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन मेंबर्स पार्टिसिपेट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। और ये क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम वोट देते हैं, whenever we are of 18 years of age we vote,
हम वोट करके क्या करते हैं, उनको इलेक्ट करते हैं, उनको लोकसभा में भेजते हैं। ठीक है, लोकसभा वाले क्या करते हैं, लोकसभा वाले इलेक्ट करके उनको राज्यसभा में भेजते हैं। तो अल्टीमेट पावर किसके पास है, पीपल। हमने इनको इंपावर किया ना, लोकसभा वालों को हमने इंपावर किया है, हमने लोकसभा वालों को इंपावर किया है, हमने लोकसभा, अगर लोकसभा में मेंबर्स रहेंगे ही नहीं तो राज्यसभा में मेंबर्स कौन सिलेक्ट करेगा, उनको कौन इलेक्ट करेगा। तो अल्टीमेट पावर रेस्ट विद द पीपल। पीपल सिलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव लोकसभा, पीपल सिलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, मेंबर्स ऑफ लोकसभा सिलेक्टेड द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। इनडायरेक्ट इलेक्शंस इसको बोलते हैं, ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस पे हम राज्यसभा के मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। हम डायरेक्ट वोट करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अभी फेमसली वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ और ममता बनर्जी ने गवर्नमेंट बनाई ना। तो ममता बनर्जी इज द गवर्नमेंट इन बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई। तो जितने भी हमने इलेक्ट किए ना, उनको हमने वोट किए ना, वी वोटेड, देन वी इलेक्टेड, देन दे वेंट डायरेक्टली टू लेजिस्लेटिव असेंबलीज। गवर्नमेंट फॉर्म की, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में गए, डायरेक्टली लेजिस्लेटिव असेंबलीज में गए। तो हम जिनको इनको डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं, और ये जिनको हमने इलेक्ट किया वो अब क्या करते हैं, वो सारे मिलकर के प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। तो अल्टीमेट पावर रेस्ट्स विद द पीपल। अल्टीमेट पावर जो है वो लोगों के पास ही है। अल्टीमेट पावर रेस्ट्स विद द पीपल। तो इलेक्टोरल कॉलेज में, प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में ये 3 तरह के मेंबर होते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्टेड हमेशा याद रखना, यू शुड लर्न इट, मेमोराइज इट, दिस इज इलेक्टेड ओनली, दिस इज इलेक्टेड ओनली। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ये 3 कैटेगरी के लोग होते हैं जो प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं, और यही लोग जो होते हैं क्या है, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, वोट करते हैं। और ये जो वोटिंग होती है ना, प्रेसिडेंशियल वोटिंग जो होती है, ये सीक्रेट बैलेट में होती है, सीक्रेट बैलेट। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो सीक्रेट बैलेट में होता है। सीक्रेट बैलेट का मतलब है कि एक पेपर होगा, सभी को एक पेपर दिया जाएगा और एक रूम में भेज दिया जाएगा। उस रूम में पेपर रखा हुआ है, पेपर उठाइए, और इसमें जितने भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के जितने भी लोग खड़े हुए हैं, जिनका नाम इसमें होगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जिनका नाम होगा, उनको करना क्या है, जो भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो जाएंगे वहां पर, या जो इन लोगों में से जो वोट करेंगे, उनको करना क्या है, उनको सेलेक्ट करना है। ओके, मेरा पहला कैंडिडेट रहेगा 1 नंबर, ए कैंडिडेट पहला। सपोज हम इसको एक तरह से और बनाते हैं, रुको। यू शुड बी वेरी केयरफुल ना, इसको अच्छे तरीके से देखना, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। सीक्रेट बैलेट, इसको सीक्रेट बैलेट बोलते हैं क्योंकि इन सभी को एक रूम में एक पेपर दिया जाता है, एक रूम में भेजा जाता है, एक पेपर दिया जाता है। वो पेपर को उनको करना क्या है कि पेपर में कैंडिडेट का नाम है, A, B, C, D, E, F, ये सारे कैंडिडेट हैं। ठीक है, इन सारे कैंडिडेट हैं और ये सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। इनमें से कोई एक प्रेसिडेंट बनेगा, इनमें मेजोरिटी वोट जिसके पास आएगी वो प्रेसिडेंट बनेगा। ठीक है, अब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक एमपी जो है, पहला एमपी नंबर 1, ये रूम के अंदर गया, एक पेपर उठाया। ठीक है, ये पेपर उठा के बोला कि ओके, ये जो है डी नंबर का जो है ये मेरे पार्टी से है, तो मैं पहला वोट इसको देता हूं। ठीक है, पहला वोट इसको देता हूं। ओके, दूसरा, ये मेरा फ्रेंड ही है, ए जो है ये मेरा फ्रेंड है, ही इज माई फ्रेंड, सेकेंड नंबर इन दिस। सी, ओके, सी दिस पर्सन कैन, ये मेरा और भी नजदीक का फ्रेंड है और मैं इसको जो भी कुछ बोलूंगा ये काम मेरा कर देगा, ही इज वेरी हेल्पफुल। ओके, नंबर 3, ई नंबर 4, 5, एफ नंबर 6। इस तरह किया और उसके बाद क्या करेगा, ये पेपर को मोड़ करके एक बॉक्स होगा। ठीक है, एक बॉक्स होगा और उसमें एक तरह से इतना बड़ा बस कटा हुआ होगा, उसमें जाकर के वो डाल देगा, उसमें डाल देगा एक बॉक्स में।
ठीक है, तो इसको बोलते हैं सीक्रेट बैलेट। नोबडी नोज कि किसने किसको वोट दिया और किसने किसको प्रेफरेंस दिया है। ठीक है, इनमें होता है कि ये प्लूरल वोटिंग है। हमारे पास राइट होता है कि हम एक बार में एक ही मेंबर को सिलेक्ट करते हैं, राइट। हम अगर वोट देने जाते हैं तो बस एक बार बटन दबाएं, हो गया उसको, और तुम उसको बार बार बटन दबा के देखना कभी। आप ट्राई कर सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। यू प्रेस इट वंस वोटेड एंड ट्राई टू प्रेस अगेन, ट्राई टू प्रेस अगेन, प्रेस होगा ही नहीं। तो हम सिंगल वोट देते हैं, हम सिंगल वोट देते हैं। यहां पर वोट जो होती है ये प्लूरल वोट होती है। एक कैंडिडेट जितने सारे प्रेफरेंसेस है वो दे सकता है। ठीक है, जितने लोग हुए हैं उनको प्रेफरेंस दे सकता है कि मेरा पहला प्रेफरेंस ये आदमी है तो ये आदमी है। तो इस तरह से जितने लोगों ने किया और पहला प्रेफरेंस इसी को देते गए, सबने पहला प्रेफरेंस इसी को देते गए, और ये इसमें मेजोरिटी ऑफ वोट्स आ गए। इसमें मेजोरिटी ऑफ वोट्स आ गए, तो दिस डी स्टैंड्स इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सीक्रेट बैलेट से ये होता है, और इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सीक्रेट बैलेट में हुआ, पेपर में मार्क करके उन्होंने क्या किया, बॉक्स में डाल दिया, फिर काउंट होना शुरू हुआ। तो सबने देखा कि सभी ने डी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, एंड डी के पास मेजोरिटी ऑफ वोट्स आ गए पहले काउंट में ही। फर्स्ट काउंट में ही डी के पास मेजोरिटी ऑफ वोट्स आ गए। तो इन फर्स्ट काउंट उनको एक कोटा होता है, जितने भी मेंबर्स यहां खड़े होते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए, दे ऑल हैड टू फुलफिल अ कोटा ऑफ वोट्स। इतना वोट्स लाना है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, ये कोटा जो है ये फ्लक्चुएट होता है, कैसे होता है आप बताएंगे, अभी डिस्कस करेंगे। ये नंबर जो होता है डिपेंड होता, अलग अलग होता है। तो ये डिपेंड करता है कि कितना कोटा होगा, और उनको जो भी इलेक्टेड होगा उनको ये कोटा फुलफिल करना पड़ेगा। ये जो कोटा है उस कोटा को फुलफिल करना पड़ेगा, इस कोटा को फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर पहला काउंट में फर्स्ट काउंट में सी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल, आई एम टॉकिंग अबाउट सम टेक्निकल इश्यूज। सो फर्स्ट काउंट में अगर किसी को मेजोरिटी, ये कोटा पूरा हो जाता है, फर्स्ट काउंट में ये कोटा पूरा हो गया, दैट पर्सन स्टैंड्स इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट। ये आदमी जो है प्रेसिडेंट बन जाता है। अगर फर्स्ट काउंट किया और उसको लगा कि नहीं अभी 200 वोट्स, कोटा से 200 वोट्स कम है उनके पास, तो जो कोटा होता है, जो भी कोटा है उससे 200 वोट्स उसके पास कम आए हैं अभी, तो इनको अभी और 200 वोट्स अरेंज करने पड़ेंगे। बट फर्स्ट काउंटिंग हो गया है ना, फर्स्ट काउंटिंग हो गया, तो क्या होता है कि अगर यहां पर 6 कैंडिडेट हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, 6 कैंडिडेट हैं। पहला प्रेफरेंस इसको मिला था डी को, सेकेंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, जो भी जैसे भी प्रेफरेंस मिला था। ठीक है, अब मैं उसको कॉपी कर लेता हूं। ओके, 253146, सो 253146, राइट। अभी फर्स्ट प्रेफरेंस में ये इसको सेलेक्ट किया गया, बस मैक्सिमम लोगों ने इसको दिया, बट अभी क्या है 200 वोट से कम है। ठीक है, और देखा गया कि बहुत कम लोगों ने इनको प्रेफरेंस दिया है, बहुत कम लोगों ने इनको प्रेफरेंस दिया है। तो काउंटिंग हुआ और सबसे लास्ट में ये आए, सबसे लास्ट में ये आए। ठीक है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस में सबसे फर्स्ट में ये आए, ये फर्स्ट नंबर में आए,
ये सेकेंड नंबर में आए, ये थर्ड नंबर पे आए, ये फोर्थ नंबर पे आए, ये फिफ्थ नंबर पे आए, ठीक है, फिफ्थ नंबर पे आए, और ये सबसे लास्ट आए सिक्स नंबर पे, बेचारे सबसे लास्ट आ गए ये। तो फर्स्ट प्रेफरेंस में क्या हुआ, 200 वोटों की कमी है, कोटा पूरा हुआ नहीं है। तो जब कोटा पूरा हुआ नहीं तो क्या होगा, ये जो लास्ट जो आए ना, ये लास्ट जो आए इनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, इनको यहां से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि आप लास्ट आ गए, आपको निकलना पड़ेगा यहां से, ये निकल गए। और इनके शेयर ऑफ जो वोट्स हैं इन सेकेंड प्रेफरेंसेस, सेकेंड प्रेफरेंसेस में इनके जो शेयर ऑफ वोट्स हैं, वो शेयर ऑफ वोट्स क्या होंगे, इन सबको डिवाइड हो जाएंगे, विल गेट्स डिवाइड इक्वली अमंग ऑल दिस, जो बचे हुए कैंडिडेट हैं इन सबको मिल जाएंगे सेकेंड प्रेफरेंस में। क्योंकि अगर एक आदमी का सीट ये है, एक आदमी ने इसको पहला प्रेफरेंस दिया है और सेकेंड प्रेफरेंस इसको दिया है, तो अगर सेकेंड काउंटिंग होगा तो सेकेंड प्रेफरेंस का ये जो वोट होगा, जितने भी लोग हैं सभी को मिल जाएगा सेकेंड काउंटिंग में ये प्रेफरेंसेस। तो देखा गया कि सेकेंड काउंटिंग में सेकेंड प्रेफरेंस में अगर इनको किसी ने सेकेंड, ऐसे कुछ मेंबर्स होंगे जो छूट गए होंगे, इनको सेकेंड प्रेफरेंस में रखा होगा, फर्स्ट प्रेफरेंस में नहीं रखा होगा। तो जो सेकेंड प्रेफरेंस में जो रखा होगा, सेकेंड प्रेफरेंस में जो जिन्होंने इनको रखा होगा, उनका सेकेंड प्रेफरेंस जो होगा वो इनको मिल जाएगा, वो वोट इनको मिल जाएगा, सेकेंड प्रेफरेंस का वोट इनको मिल जाएगा। अब जब इनको सेकेंड प्रेफरेंस का वोट मिला और देखा जा रहा है कि इनके पास 50 वोट की कमी है कोटा पूरा होने से, इनके पास 20 वोट्स की कमी है, इनके पास 10 वोट्स की कमी है, इनके पास 2 वोट्स की कमी है, इनके पास 3 वोट्स की कमी है, अभी सेकेंड प्रेफरेंस में भी कमी है। अगर कोटा पूरा हो जाता है, इन सब कमी नहीं रहती है, सेकेंड प्रेफरेंस में अगर कोटा पूरा हो जाता है और ये इलेक्टेड होते हैं, इनके पास मेजोरिटी वोट आ जाती है, तो दिस पर्सन गेट्स इलेक्टेड, प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और अगर नहीं होता है, अगर फर्स्ट प्रेफरेंस में नहीं हुआ तो सेकेंड प्रेफरेंस के वोट्स को शेयर करेंगे। अगर सेकेंड प्रेफरेंस में भी सिलेक्टेड नहीं हुआ तो फिर थर्ड काउंटिंग होगी, और फिर थर्ड काउंटिंग में जितने लोगों ने थर्ड प्रेफरेंस दिया है, वो थर्ड प्रेफरेंस सभी में डिवाइड किया जाएगा, थर्ड प्रेफरेंस को सभी में डिवाइड किया जाएगा, और थर्ड प्रेफरेंस डिवाइड करके देखा जाएगा कि मेजोरिटी वोट किसके पास है, यानी कोटा किसका कोटा पूरा हो रहा है, जिसका कोटा पूरा हो रहा है उसको इलेक्ट कर लिया जाएगा, प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया जाएगा। तो इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, इसको हम ऐसा बोला जाता है। समझ में आया क्या ऐसा कुछ, किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, समझने में कोई प्रॉब्लम? ना सर। ओके गुड। अब हम देखते हैं ये इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, और प्रेसिडेंट इस तरह से सेलेक्ट होता है थ्रू एन इलेक्टोरल कॉलेज इस तरह से प्रेसिडेंट सेलेक्ट होता है। यू गॉट द पॉइंट, हाउ प्रेसिडेंट इज सिलेक्टेड। अब क्या होता है कि वैल्यू ऑफ वोट्स, जो एमपीज होते हैं, इलेक्टेड एमपीज, फिर इलेक्टेड एमएलएज, है ना, सारे एमएलएज होते हैं, एमपीज होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, और इलेक्टेड एमएलएज ऑफ दिल्ली
एंड पुडुचेरी। ओके, तो ये सारे इलेक्टोरल कॉलेज फॉर्म करते हैं। बट ये जो एमपीज होते हैं या एमएलएज होते हैं या फिर ये एमएलएज होते हैं जो यूनियन टेरिटरीज के एमएलएज हैं, पुडुचेरी एंड दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी है ना, यूनियन टेरिटरीज के जो एमएलएज होते हैं या फिर ये एमपीज होते हैं, एक एमपी का, 1 एमपी का वोट का वैल्यू कितना होता है? तो एक एमपी का वोट का वैल्यू क्या एक ही होता है? नहीं, एक नहीं होता है। इसके वोट की वैल्यू को निकालना अलग तरीके से निकाला जाता है ना। एक एमपी के वोट का वैल्यू अलग तरीके से निकाला जाता है। एक एमएलए का वोट का वैल्यू, 1 एमएलएज वोट वैल्यू अलग से निकाला जाता है, और उसके अनुसार ये जो प्रेफरेंसेस है ना, उसके अनुसार प्रेफरेंसेस भी दिए जाते हैं और कोटा भी फिक्स किया जाता है। ये कोटा भी फिक्स किया जाता है और उसके अनुसार प्रेफरेंसेस भी दिए जाते हैं, राइट। सपोज कि जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है, यू हैव टू थिंक अपॉन इन हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि प्रेसिडेंट्स इलेक्शंस इज गोइंग ऑन एंड हमारे पास 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं। 2 स्टेट्स में गवर्नमेंट है ही नहीं, 2 स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल है, 2 स्टेट में प्रेसिडेंट रूल है, देयर इज नो गवर्नमेंट। तो नो गवर्नमेंट, तो एमएलएज तो है ही नहीं ना, गवर्नमेंट नहीं है तो एमएलएज ही नहीं है ना वहां पर। तो हाउ दे विल पार्टिसिपेट? दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, दैट स्टेट इज नॉट पार्टिसिपेटिंग एट ऑल, स्टेट इज आउट ऑफ द रोल। हाँ, राज्यसभा में जो मेंबर्स होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे, अपर हाउस में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो भी मेंबर्स होंगे दे विल पार्टिसिपेट। तो अगर 2-3 स्टेट्स में कम है तो कोटा की भी कमी हो जाएगा, कोटा कम हो जाएगा। पॉपुलेशन जैसे बढ़ता है, पॉपुलेशन पे, वैकेंसी पे, डिसोल्यूशन पे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो गया, स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो गया, तो वहां गवर्नमेंट रहा नहीं, तो गवर्नमेंट नहीं रहा तो उस स्टेट का सारा शेयर वो पूरा स्टेट चाहता है कि नहीं, मैं XYZ एक कैंडिडेट है उसको मैं फेवर करूंगा, लेकिन वो स्टेट के पास पावर ही नहीं है, एमएलए ही नहीं है, तो फिर XYZ को वोट का परसेंटेज कम हो गया ना, वोट के परसेंटेज कम हो गए। तो कोटा जो फिक्स होता है, ये कोटा जो फिक्स होता है वो डिसोल्यूशन पे डिपेंड करता है कि किसी स्टेट में कितने एमएलए हैं और एमएलए का पावर कितना है, उनके वोट का वैल्यू कितना है, वैकेंसी कितनी है, पॉपुलेशन के अनुसार भी उनके वोट को डिसाइड किया जाता है। लेट्स सी इट। तो पहला हम बात करेंगे, फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए। थोड़ा मैथमेटिकल है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए, एक एमएलए के वोट का वैल्यू कितना होता है। तो एमएलए यहां लिखता हूं, एमएलए इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, total population of state divided by total members of elected members, total members नहीं, total elected members, ये याद रखिएगा, हमेशा इलेक्टेड ही होगा क्योंकि इलेक्टेड ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो टोटल इलेक्टेड मेंबर्स, टोटल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ये एमपी जहां से, ये एमएलए जहां से, जिस स्टेट से बिलोंग करता है उस स्टेट का टोटल इलेक्टेड मेंबर्स कितने हैं, टोटल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, दैट स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दैट स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज, दैट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इनटू 1/1000। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। एक एमएलए का वोट जो होता है, एक एमएलए का वोट जो होता है, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, अगर एमएलए यूपी का हो या एमएलए वेस्ट बंगाल का हो
तो वेस्ट बंगाल का टोटल पॉपुलेशन कितना होगा? अगर एमएलए ओडिशा का हो, एमएलए अरुणाचल प्रदेश का हो, एमएलए महाराष्ट्र का हो, तो टोटल पॉपुलेशन कितना है, स्टेट का टोटल पॉपुलेशन लिखा जाएगा। और टोटल इलेक्टेड मेंबर्स उस स्टेट में कितने हैं, उस स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबलीज में टोटल कितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उससे उसको डिवाइड करके इनटू 1/1000 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, देन ओनली इट कम्स आउट द मेंबर्स वैल्यू ऑफ 1 MLA's वोट, वैल्यूज ऑफ वोट्स ऑफ एन MLA, एन MLA है तो एक MLA का वोट का वैल्यू बाहर होता है। एक MLA का वोट का वैल्यू जो होता है वो इतना होता है। आपको समझ में आई है? आपको समझ में आई है? आर यू गेटिंग द पॉइंट? आर यू गेटिंग द पॉइंट? एक MLA के वोट का वैल्यू इतना होता है। यस दीपांकर, यू वांटेड टू से एनीथिंग? No, sir. Nothing. So 1 MLA's votes value is this. 1 MLA's votes value is this. And this was MLA's votes value. ठीक है, 1 MLA's का वोट का वैल्यू इतना होता है। अब हम करते हैं MPs के वोट के वैल्यू। एक MP के वोट का वैल्यू कितना होता है? एक MPs के वोट का वैल्यू कितना होता है? इसको निकालने के लिए अब यहां पर MP लिख देते हैं, ऊपर MLA लिखा था, यहां पर MP लिख देते हैं, MP। तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल MLAs ऑफ ऑल स्टेट्स, क्योंकि MPs जो इलेक्ट होते हैं वो सारे स्टेट से होते हैं, तो इसको MPs के एक वोट को डिसाइड करने के लिए, MPs के एक वोट को डिसाइड करने के लिए, यानी उसके वैल्यू को डिसाइड करने के लिए, तो स्टेट वो MP जिस स्टेट से आता है, या फिर सारी नहीं, हाँ टोटल वैल्यू, लेट मी राइट, मैं भूल जाऊंगा, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल MLAs ऑफ ऑल स्टेट्स। तो सारे स्टेट्स में जितने भी MLAs हैं, सारे स्टेट्स में जितने भी MLAs हैं, सारे स्टेट में 28 स्टेट्स हैं हमारे पास, तो 28 स्टेट्स में जितने भी MLAs हैं, वो सारे MLAs का जो वोट का वैल्यू होगा, 28 स्टेट्स में जितने भी MLAs हैं, उन सारे MLAs के वोट का वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल MPs, इलेक्टेड MPs, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने होंगे, टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने भी हैं उनसे डिवाइड कर दीजिए। वो क्या होगा? एक MP का वोट निकल जाएगा, एक MP का वोट निकल जाएगा। समझ में आया? एक MP का वोट का वैल्यू उतना होगा, एक MP का वोट का वैल्यू इतना होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वोट का वैल्यू उतना होगा। इशू ये है कि कोटा कितना हम डिसाइड करते हैं, और कोटा कैसे डिसाइड करते हैं कि कोटा, जिसको हम इलेक्टोरल कोटा बोलते हैं, ओके, इलेक्टोरल कोटा बोल देते हैं। तो मैंने ऊपर कहा ना कि एक कोटा होनी चाहिए, ये कोटा सबको जिसको भी इलेक्टेड होना है वो कोटा पूरा करेगा, है ना, वो कोटा पूरा करेगा। वो कोटा कितना होना चाहिए, और कोटा डिसाइड कैसे करते हैं? तो कोटा डिसाइड करने के लिए ये जो फॉर्मूला है, कोटा के लिए जो फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड डिवाइडेड बाय जितने भी वोट हुए हैं उनमें से वैलिड वोट कितने, कुछ वोट भी रिजेक्टेड हो जाते हैं ना, कुछ बूढ़े MPs हैं या MLAs हैं, वो क्या करेंगे, ये एक कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट, 3 4 A B C D E, इनको बोलेगा किसी एक में सिलेक्ट कीजिए, ये क्या करेंगे, ये बीच में मोहर लगा देंगे, स्टैम्प बीच में लगा देंगे। किनको सिलेक्ट किया आपने?
अभी वो कंफ्यूज में रहेंगे कि इनको सेलेक्ट किया, जो काउंटिंग करेंगे वो भी कंफ्यूज में रहेंगे कि इनको सेलेक्ट किया। तो ऐसे जो वोट्स होते हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, ऐसे वोट्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है, कंप्लीटली रिजेक्टेड। तो कुछ वोट्स इनवैलिड हो जाते हैं। तो जो वैलिड वोट्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स divided by 2 plus 1 divided by 2 plus 1। आया समझ में? कोटा समझ में आया? कोटा कैसे डिसाइड करते हैं? सर रिपीट कीजिए। ओके, ये कोटा, इलेक्टोरल कोटा, right? So electoral quota to decide what should Yes, be the sir. quota, Yes, to decide what should be the quota, and in order to fulfill that quota for anyone, so that he or she can be elected as the president। तो वो कोटा क्या होना चाहिए? तो कोटा डिसाइड करने के लिए टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड। तो जितने भी एमपीस और एमएलएस, ये एमएलएस ने यहाँ वोट किया और इनके वोट का जो वैल्यू होगा, टोटल एमएलएस के वोट का वैल्यू एक एक करके निकाला जाएगा, और टोटल एमपीस के जो वोट के वैल्यू होंगे ये एक एक करके निकालेंगे। दोनों के वैल्यू को निकाल करके जितना टोटल आएगा वो यहाँ पर टोटल नंबर यहाँ ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऊपर लिखा जाएगा। और अगर एक कैंडिडेट इलेक्ट हो रहा है, वन कैंडिडेट है, अगर टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स में जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, अगर प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए 10, 2, 3, 4 मेंबर्स उठे हैं या फिर उनको इलेक्ट कर रहे हैं, कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, तो अगर जितने भी मेंबर्स कॉन्टेस्ट करेंगे यहाँ पर प्लस करते जाएंगे। तो मिनिमम 2 मेंबर्स होना चाहिए, मिनिमम कंसिडर किया जाता है 2 मेंबर्स होना चाहिए। अगर 3 हो तो 3 से करेंगे, 4 हो तो 4 से करेंगे, प्लस 1 यहां पर हम कर देंगे, यानी उतना डिवाइड करेंगे, प्लस 1 हमेशा रखेंगे कि एक ज्यादा हो। तो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड डिवाइडेड बाय कितने लोग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए, प्लस 1 इज ऑलवेज टू ब्रिंग एन odd amount so that winner can be declared. This is electoral quota. In this way, electoral quota is being selected, decided. Are you getting the point? You got the point? Yes, sir. Good. तो अभी आपके माइंड में जार्गन चल रहा होगा पूरा, इसको वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होता है ना? ये क्वेश्चंस हमेशा आता है कि who all are there in the electoral college. So you have to be very careful. हमेशा इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस में नॉमिनेटेड मेंबर्स दे करके या ऑल मेंबर्स दे करके कंफ्यूज कर देते हैं। नो, नॉट ऑल मेंबर्स, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स आर देयर, राइट? सो आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। तो I'll be continuing day after tomorrow. Tomorrow I have some work. So today is 6th. So next class is on 8th. Timing यही रहेगा 4 PM. Okay, any questions? Anybody has any question? No questions? No question? Sir, Yes. are there any direct questions regarding this quota and the member of whatever we discussed? Quota is just to decide a value. Quota is just to decide the value that this much amount of vote needs to be secured so that candidate can be selected
or candidate can be declared winner. That is quota. So quota can differ. Quota cannot be same always. Quota can differ. So depending on the population of the state, what are the populations of the states are there. See, all these vote value of MLAs, values of MLAs votes, because the population is here. Values of MLAs vote, values of MPs vote, values of MPs vote, because MLAs vote is here. Second, MPs. MLAs vote is dependent on population, and MPs vote is dependent on MLAs, right? And quota is dependent on total valid votes. Total valid votes polled. Total valid votes polled. So in this way, all are interconnected. सभी interconnected हैं एक दूसरे से. All are interconnected. So quota is just to decide that how much vote needs to be secured. How much votes, number of votes needs to be secured. That is only. Okay. Got the point? So there is no questions. Other person, there is no question. Okay, then if there is no questions, I'll stop here because it's going to be shut down very soon automatically. So I'll stop here. I'll continue on day after tomorrow. Okay, so take care. Bye.